अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, मुल्क तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि सियासी इंतशार और हंगामा आराई की जद में है। पंजाब असम्बली के बाद केपी असम्बली भी तहलील कर दी गई है। गवर्नर ने वजीर आला की भिजवाई गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन यहाँ मामला निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर का भी है। ये मामला हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी में चला गया है और लग यही रहा है कि मामला पार्लिमानी कमेटी में भी तय होना बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुश्किल होगा और अल्टीमेटली मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पीटीआई ने गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में आने का इंदिया दिया और साथ में कौमी असम्बली से स्पीकर से 3 ओहदे भी मांग लिए। इसके जवाब में हमने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीटीआई के 35 अहम तरीन रहनुमाओं को जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को डी नोटिफाई भी कर दिया। अब हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी इस मामले पर एक यू टर्न लिया गया, क्योंकि हुकूमत मुसलसल ये कहती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर है, असम्बलियों के अंदर आए, अपना किरदार अदा करें। पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया है, डिसफंक्शनल कर दिया पार्लियामेंट को। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों में आने की बात की तो साथ में उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना शुरू हो गए। हालांकि पिछले 8 महीने से यही इस्तीफे पड़े थे स्पीकर के पास और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब भी बार बार ये कहते हुए नजर आए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कि मैं मुतमईन जब तक नहीं होगा, फर्दन फर्दन लोग आकर मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। हो सकता है कि किसी मेंबर पर दबाव हो, इसलिए हर मेंबर फर्दन फर्दन मेरे पास आए। लेकिन फिर हमने देखा कि जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में आने की बात की गई, इंदिया दिया गया, साथ में कौमी असम्बली से जो है वो 3 ओहदे मांगे गए, जिनमें चेयरमैन पीएसी है यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी और इसके साथ साथ ऑपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये इस्तीफे सामने आ गए। अब नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि चाहे 35 इस्तीफों की मंजूरी भी हो जाए, हम स्पीकर से राबिता करेंगे और ये 3 ओहदे हम एक बार फिर से उनसे डिमांड करेंगे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में अक्सरियती जमात है। अब देखना यह कि यहाँ पर मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। अर्ली इलेक्शन की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, आम इंतखाबात का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अपने वक्त पर होंगे। हालांकि पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो गई, केपी असम्बली डिसॉल्व हो गई, कौमी असम्बली से तकरीबन 46 जो रेजिग्नेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कबूल कर लिए गए हैं और ज़ाहिर है 60 से 70% जो मुल्क है वो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में होगा। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगा। बहरहाल अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के कहने पर कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी तो ये तक कह रहे थे कि गैर मामूली हालात में असम्बलियों की तौसी भी की जा सकती है। तो सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मुदस्सिर हुसैन साहब ने। थैंक यू सो मच मुदस्सिर हुसैन साहब, स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे। और इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं मुबशिर बुखारी साहब। बड़ी गहरी नजर है इनकी सियासत पर और इनसे जरा अंदर की आज खबरें जानेंगे कि हो क्या रहा है इस वक्त। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर बुखारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुदस्सिर हुसैन साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर साहब, आगाज़ आपसे कर लेते सर। तवील अरसे से ये सियासी इंतशार और हंगामा आराई की जद में है मुल्क। अब पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई, केपी असम्बली तहलील कर दी गई, कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वहाँ पर स्पीकर ने इनको इस्तीफे मंजूर कर लिए। एकदम से इलेक्शन कमीशन ने इनको डी नोटिफाई कर दिया। तो सर, ये अगले कुछ दिनों तक सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसे माहौल में इलेक्शन करीब नजर आ रहे हैं आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है इलेक्शन का, हम फिलहाल उस पॉइंट पे बात करेंगे कि इलेक्शन के जो सूरत हाल है, जो स्ट्रेटेजी पीटीआई की जानिब से बनाई गई, उसके तहत जो देखा जाए तो शायद इम्कान है। और ऊपर से अगर इस्तीफ़ों के मामले और मंजूरी का मामला, जो 35 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का और उनको डी नोटिफाई करने का मामला है, उस पर तो यूँ भी तासुर लगता है कि हुकूमत ने अपने पाँव पे जैसे खुद कुल्हाड़ी मारवाई हो कि बीच तासुर ऐसा बना दिया, क्योंकि 35 वहाँ पे होगी, केपी की असम्बली होगी ख़त्म हो, पंजाब असम्बली ख़त्म होगी, तो इसके बाद यकीनी तौर पर एक वोट बैंक तो है इमरान खान का, पीटीआई का वोट बैंक है, वो ये ज़रूर तासुर क्रिएट करेगा और एहतजाज भी शायद करेगा और अगली जो स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजी शायद पीटीआई की हो वो एहतजाजों की तरफ जाने की स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि असम्बलियों में जो आने का अंदिया उन्होंने दिया था, उनकी तो स्ट्रेटेजी ये थी कि असम्बलियों में जाके, कौमी असम्बली में जाकर अपोजिशन लीडर को रिप्लेस करें, अपोजिशन लीडर की रिप्लेसमेंट के बाद फिर जो निगरान सेटअप के लिए हम उनको प्रेशराइज करें, और निगरान सेटअप के लिए जो आईनी एक रिक्वायरमेंट है कि अपोजिशन लीडर की मुशावरत भी लाजमी है, तो उसमें अपने आप को मामला को हम कुछ ना कुछ बार्गेनिंग पोजीशन पे ले आए, और फेडरल सतह पे जब वफाकी हुकूमत में जो निगरान सेटअप बने उसमें कम से कम हम कोई ना कोई रिलीफ हासिल कर सके। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक बात है इलेक्शन, हुकूमत तो यकीनी तौर पर नहीं चाहती इलेक्शन, बल्कि वो तो टेन्योर क्या, वो तो अगले 6 माह जो आइन के आर्टिकल 232 के तहत शायद वो चाहती है कि और 6 माह एक्सटेंड करे, उनकी ख्वाहिश ये है। लेकिन पीटीआई इस पर यकीनी तौर पर हर्डल डालेगी, और हर्डल एहतजाज की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन एहतजाज का असर कम ही पड़ता है हुकूमत। ठीक है, बिल्कुल इमरान खान साहब का, बल्कि आज खबरें आई भी हैं। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो अभी मुदस्सिर साहब ने भी बात की कि जो एहतजाजी सियासत की शायद पॉलिसी अपनाएं, तो वो फैसला हो गया कि फरवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब भरपूर तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं। केपी और पंजाब जो इलेक्शन है उनके लिए, उनकी तैयारी के लिए वो लीड कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब और गवर्नमेंट बार बार इनको कह रही थी कि आप असम्बली में आए, बात करें, स्पीकर तो ये तक कहते रहे कि मैं तो मुतमईन ही नहीं हूँ, इस्तीफे कबूल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं मुतमईन हूँ, फर्दन फर्दन लोग आए, मैं उनसे मिलूँ ताकि कोई प्रेशर हो, ये तासुर ना जाए। ये एकदम से स्पीकर का इस्तीफे कबूल करना और फिर एकदम से इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करना, हालांकि पिछले 8-9 महीने से इस्तीफे पड़े हुए थे। तो ये सर आपको क्या लगता है, क्या तासुर दे रहा है कि ये जो एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओहदे डिमांड कर दिए कि हमें अपोजिशन लीडर का ओहदा भी चाहिए, चेयरमैन पीएसी का भी ओहदा हमें चाहिए, पार्लिमानी लीडर का भी चाहिए, तो ये कहीं डर था, खौफ था, या क्या था कि इन्होंने एकदम से 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए? दूसरी तरफ बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये एक चाल थी इमरान खान साहब की, क्योंकि इस्तीफे मंजूर हो नहीं रहे थे। देखिए, 2-3 पहलू हैं आपके सवाल के जवाब में। सबसे पहले तो कि इमरान खान साहब ने फैसला किया असेंबली में वापस जाने का, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके नजर से गुजरी होंगी खबरें कि सदर ममलिकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, हाँ बिल्कुल, यस। तो इस बात को अगर आप मद्देनजर रखें तो सदर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेगा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। जैसे पंजाब में हुआ, अगर उसे स्टे कर दिया गया, फिर परवेज राही साहब ने अपनी स्ट्रेंथ शो की, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सूरत में यह है कि जो भी ऐवान की स्ट्रेंथ होगी उसका निस्बत से 1 वोट ज्यादा लेना होगा वजीर आजम को। तो ये 35 इस्तीफों के कंफर्टेबल हो चुकी है। लेकिन ये समझिए कि एक कुल्हाड़ी जो दीवार पे लटकाई हुई थी फैशन के तौर पे या एक सोविनियर के तौर पे, उसको उतार के पीडीएम ने अपने पांव पे मार लिया ये इस्तीफे कबूल करवा के। उसकी वजह ये है कि 90 दिन में पंजाब असेंबली के और केपी के इलेक्शन होने हैं। 2 दिन बाद आप 35 सीटों पे रेजिग्नेशन जो है उसकी अप्रूवल करवा रहे हैं स्पीकर से, और इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होंगे केपी और पंजाब असेंबली के साथ में 35 नशिस्तों के इलेक्शन भी होंगे। तो ये 35 नशिस्तों पे मुबशिर बुखारी साहब वो ये कह रहे हैं, 35 नशिस्तों का ये कह रहे हैं कि कल्ले ही लड़ो। वो हम फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। जी जी, और उसमें इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से भी जो मुझे बाजार एक गलती नजर आती है वो ये है कि अनाउंसमेंट करवा दिया कि जी इन सब नशिस्तों इमरान खान लड़ेंगे, इमरान खान ही इलेक्शन करेंगे। अगर इस हद तक एक नौबत चली गई कि 35 कौमी असेंबली की नशिस्तें और पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के लिए इलेक्शन होगा, तो वो यकीनन जनरल इलेक्शन का सा समा बन जाएगा। और यही मौका है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान साहब अपना प्रेशर जो है वो माउंट करें, बिल्ड करें, प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट को फोर्स करें सही कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, इंस्टेड के वो दोबारा वही मिस्टेक्स करे। क्योंकि अगर पीडीएम कैंडिडेट नहीं देती, जनाब कोई फायदा नहीं है, इनमें से एक रखनी है इमरान खान ने, 34 नशिस्तें तो फिर खाली हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये मजाक बन जाएगा हुकूमत के लिए, सही, ठीक है, इमरान खान के लिए भी। ठीक जी। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो इस्तीफे कबूल करके हुकूमत ने इलेक्शन की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इकट्ठे ही इलेक्शन होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन बहरहाल उनसे मामला संभल भी नहीं रहे, सियासी भी
सियासी और मुआशी भी। तो अब सब यही है कि इससे जान छुड़ाई जाए। दूसरी बात ये कि जो वो खौफ था इमरान खान का, तो जो सिंध में इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, उसमें पॉपुलैरिटी का और नैरेटिव वाली बात तो ऑलमोस्ट उसने काफी डिस्पेक्ट किया है बिल्कुल, ये पॉइंट। तो इसलिए पीडीएम के अंदर से भी शायद खौफ निकल ठीक है, ये मुदस्सिर साहब की तरफ मैं पॉइंट लेके जाऊंगी। मुदस्सिर साहब, आप एग्री करेंगे ये एक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत की पीक पर है, और कुछ लोग तो ये भी लिखते और सुनाई देते थे कि खंबा भी खड़ा कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो लोग उसको भी वोट देंगे, यानी इतने मकबूल है। अब ये कराची के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने ज्यादा MNAs MPAs होने के बावजूद इमरान खान ने शिकस्त कबूल की, उन्हें कहा तंजीमी गलतियां थी। आपको लगता है कि एज मिला है, ये कॉन्फिडेंस मिला है इससे पीडीएम को? एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि अभी तक जो भी इलेक्शन हुए, जो इंतखाबात हुए, जिससे पहले हुए, जो मुल्तान की सीट भी मिस हुई, इनसे यारी की सीट भी मिस हुई, वो पीटीआई की अपनी सीटें थी। अगर हम यूं समझे कि उनकी मकबूलियत बढ़ी होती तो यूं सरप्राइज होता कि जहाँ पे PMLN की कोई मेंबर की सीट खाली होती और वहाँ पे पीटीआई शायद जीत जाती, इन जो कौमी असम्बली की बात करें, फिर शायद से सरप्राइजिंग सूरत हाल होती। इससे पहले जो मई के महीने में जो पंजाब असम्बली के जो सीटों पे इलेक्शन हुआ था तो उसपे में भी मेरा ख्याल 4 से 5 सीटें जो पीटीआई की अपनी सीटें थी उन्होंने हार चुके थे। तो इसी तरह सूरत हाल थी जो कौमी असम्बली के उसी वक्त हुए थे, तो उसमें उन्होंने अपनी 2 सीटें लूज की थी। तो मकसद कहने का कि उनका अपना वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं, उनका अपना वोट, लेकिन बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़ा तब होता है जब हम यूं कहते हैं कि वो किसी और सीट और किसी पार्टी की सीट विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि अपनी मकबूलियत है। और अभी भी यही सूरत हाल है। अभी भी जो 35 नशिस्तें हैं, जाहिर बात है इसके पीछे 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं पीडीएम की। एक तो उनको पता है कि हमें जीतना नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो नशिस्तें खाली हुई हैं वो पीटीआई की अपना वोट बैंक है, वहाँ पे उनके स्ट्रेंथ है, लोग भी अच्छे हैं और फेमस लोग हैं पीटीआई के जो जाने पहचाने, तो वहाँ पे यकीनी तौर पर उन्होंने हार जाना है। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा ये वैसे ही दे दें। हाँ, इसमें उनको टाइम ज़रूर मिल जाएगा, 90 डेज 60 डेज जो टाइम पे होता है ना जो इलेक्शन कराने का, उसमें ज़ाहिर पार्टिसिपेशन करेंगे तो 60 डेज उसको मिल जाएगा। और जैसे अभी कुछ बात चल रही थी जादुल हक के वाले से, तो शायद मैं भी हो सकता है कि उनकी बात में सदाकत हो और उनके ज़राए हैं जो हैं वो हकीकत में अपनी खबर भी दे रही हूँ कि शायद मई में यूँ भी हो सकता है कि कुर्बानी की ईद के वक्त हुकूमत एक कुर्बानी दे दे, हुकूमत की बजट फ़ौरन पेश करके और फिर फ़ौरन तौर पे निगरान सेटअप की तरफ चली जाए। लेकिन असरात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये उनकी इस वक्त जो आपके बुखारी साहब हैं वो बात करें, इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है ना, वो ना उनके मैशे संभल रही है ना हुकूमत संभल रही है। तो इस वक्त अगर वो हुकूमत इलेक्शन की तरफ चली जाएगी ना, तो आप यूँ समझे कि वो जो उन्होंने जो 50% नशिस्तें जीतने की पोजीशन में, वो भी नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि अवाम के दिलों में ये महंगाई का अभी तक जहन में असरात चल रहे हैं। हो सकता है बजट के बाद वो कुछ ना कुछ उसको कवर करें, फिर कोई इलेक्शन का माहौल बनाने। ठीक है, अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, ये IMF के साथ ज़ाहिर है सख्त शराइत मानने से अभी तक कह रहे हैं मानेंगे वज़ीर आज़म, लेकिन अभी तक उनके साथ भी मामला तय नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि वाकई गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि इलेक्शन की तरफ ही जाया जाए, और जाते जाते वो ये कह रहे होंगे कि क्यों हम गैर मकबूल फैसले करें, आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके जिम्मे जाएं ये गैर मकबूल फैसले? तो इसीलिए आपको लगता है कि IMF के साथ भी उस तरह से उनकी शराइत नहीं मानी जा रही, सख्त फैसले करने से अभी तक ये हुकूमत कतरा रही है, तो इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है? यकीनी तौर पे देखिए, IMF की पहली शर्त तो आपको जो उन्होंने नहीं ऐड की थी वो ये थी कि आप हमें एक अकाउंट बताइए जहां से आप पूरे जो हम आपको ट्रांसफर करेंगे वहां से जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंड्स को, उस अकाउंट का बताइए। उस पर भी गवर्नमेंट अभी तक रिलक्टेंट है, मुझे नहीं समझ आई क्यों। उसके अलावा सब फैसले यकीनन उन्होंने सारी सब्सिडीज और टैक्स नेट की बात की और टैक्स बढ़ाने की बात की। तो ऑलरेडी जो सिचुएशन है, मतलब आटा की प्राइस आप देख लीजिए, बाकी प्राइसेस देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ देख लीजिए, फ्यूल देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से फ्यूल को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं ये। तो वो यकीनन एक भी इजाफा हुआ, हालांकि अनअनाउंस इजाफा, तो जैसे गंदम की कीमत में इजाफा है और कोई पॉलिसी तो नहीं उस तरह की इन्होंने अनाउंस की, लेकिन हो गया मार्केट में आटा किस रेट से फ्लोट हो रहा है। तो इस सारा डिस्क्रेडिट, हालांकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हो रही है। और कोई भी एक हल्का सा भी इन्होंने मजीद कोई बटन डाला तो वो गैर मकबूल फैसला होगा और मजीद इनकी जानसाई होगी। इसलिए ये भी एक थॉट है देर में
और चूंकि मियां नवाज शरीफ तो शुरू के दिन से ये कह रहे थे कि नहीं, ये बर्डन कैरी हमें नहीं करना चाहिए। मरियम बीबी वापस आ रही हैं, फिर PMLN जो है अपनी सभों में रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है, और जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, यानी अदर शरीफ जो लीडर हैं उनको फोरफ्रंट पे लाने की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी समाओ कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हैं। और जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मरियम अब वापस आके एक मैच कॉन्टैक्ट कैंपेन करेंगी और उसमें रायमा हमवार करने की कोशिश करेंगी। और जो ही उन्हें अंदाजा हुआ कि ओके, अपनी जो लॉस ग्राउंड है वो थोड़ी सी भी PMLN ने रीगेन कर ली है, तो मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सही, ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि मैं असम्बलियों से निकल कर और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो ये मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट उन्होंने बड़े एहसन तरीके से करके दिखाया है, क्योंकि 9 माह में इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को सुख का सांस लेने नहीं दिया। कभी धरने, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्तीफे, कभी ये पूरी एक अनसर्टनिटी का माहौल यहाँ पर रहा है। तो सर अब कौन किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इस वक्त मुल्क जिस नहज पर आ गया है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, ज़ाहिर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो मुआशी इस्तेहकाम उसके साथ जुड़ा है। मुआशी हवाले से अब ख़जाना खाली है, तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे पास 1-2 हफ्ते की इम्पोर्ट के लिए भी कम पड़ गए। तो इस नहज पर हम हैं, दोस्त ममालिक ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं, वही फंड बर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त? जो पहली आपने बात की कि इमरान खान ने कहा कि मैं असम्बलियों से निकलने के बाद बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वो शायद हुकूमत के लिए नहीं कहा था, वो जिनके लिए कहा था वो समझ गए होंगे, और फिर शायद उन मामला को उन्होंने भी हैंडल किया अच्छे तरीके से और उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने जो उनके दिल में जो बातें थी इमरान खान के, उन्होंने कहा और उन्होंने एक तासुर ख़राब करने की कोशिश की। यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने तासुर, एक तरह का इमेज थोड़ा सा मुतासर करने की कोशिश की। और आपने भी देखा कि उनकी जो हुकूमत में निकलने के बाद जैसे बचकाना स्टेटमेंट्स होती हैं ना कि भाई हाँ वो आपकी वो वाली बात बता दूं, आपकी वो वाली बात बता दूं, आपने वो मीटिंग की थी, किया था, मतलब इस ना बिल्कुल जैसे मुझे समझ से बाहर है कि सियासी तौर पर एक बड़े लीडर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये तो वैसे सभी नहीं करते मुदस्सिर साहब, सभी करते ये नून लीग वाले भी बाहर निकल के यही किया करते थे कि वो मेरे सीने में बड़े राज दफन है, मैं वो राज अफशा कर दूंगा। अलग है, ये कहना अलग है, ये बात अलग है कि वहां पे आपने मुलाकात में वो कहा था, ये डीजल कहना मुझे मना किया गया था, ये और उस वर्डों में आप देखें अल्फाज में थोड़ा सा फर्क होता है। ये सब समझदार जो भी है ना, जो आजकल के नौजवान नस्ल है बड़ी समझदार है, वो समझ जाती है कि ये थ्रेट दे रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये किसी को टार्चर कर रहा है। वो शायद इसलिए कर रहा था कि शायद मेरी रेड लाइन जो नून लीग शायद कह रही है या दूसरे PDM वाले कह रहे हैं कि रेड लाइन बेसिकली इमरान खान के लिए, वो शायद इस तासुर में था कि मेरी रेड लाइन शायद वो खत्म हो जाए, और वो खत्म नहीं हुई। लेकिन बाकी रही बात मैशियत की, तो मैशियत यकीनी तौर पर हुकूमत तो ये कहती है कि उसकी वजह PTI है, और PTI ने IMF के साथ माहदे किए थे और माहदों पर अमल दरामद नहीं किया। इसकी वजह से वो सख्त शराइत जो थी, सख्त फैसले उस वक्त करने पड़े, इसी वजह से मजबूरन पाकिस्तान की मैशियत तबाही की तरफ गई। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की मैशियत बेशक किधर भी जाए, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ कॉमन मैन, हम आम इंसान की हैसियत से, पाकिस्तान की हैसियत से क्या हम ये ख्वाहिश जाहिर करेंगे, ये दुआ मांगेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाए? क्या आप बीइंग एंकर आप क्या दुआ मांगेंगे कि भी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, बेशक आप सपोर्ट अगर करें, नहीं तो कब कहा इमरान खान साहब ने कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए? नहीं, इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं ना मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो जा रहा है ना सर, कौन नहीं कह रहा कि जा रहा है, डिफॉल्ट के दाने पर नहीं है सर, नहीं है, दुआ मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, बट जो हकीकत है उसका इदराक भी होना चाहिए ना सर। आप नहीं कह रहे कि मुल्क डिफॉल्ट के दाने पर है, ये सब कह रहे हैं सर, बड़े बड़े हमारे मुआशियात ये कह रहे हैं सर, बशवाक हसन साहब जैसे लोग हैं। कहने से अगर मुल्क का इमेज खराब होगा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। इमेज खराब होने क्यों, बस हकीकत है सर, पूरी दुनिया को सर पता है। बाहर से जहर मुबादला क्यों नहीं आ रहा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामला क्यों रुके हुए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एक चीज पे अड़ गई है और वो इस तरह सर पूरे मुल्क पैनिक में है, मार्केट्स पैनिक में है, हमारे जर मुबादला के जो जखायर है सर, ये चिप्स को छुपाने की बात है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 4 अरब डॉलर से भी सर कम रह गए सर। ये इमरान खान ने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो गए, जब वो गए तो 16 अरब थे। आप वो हकायक अपनी जगह पे, हकायक ना बताए, ये कह रहे हैं नहीं हकायक बताएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी लीडर, चेयरमैन, पार्टी लीडर, उनको चाहिए था गवर्नमेंट का इस मौके पे
आपने ना कोरोना पे उनके साथ उनको बैठने के लिए तैयार, आप आर्मी पब्लिक स्कूल का साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान सर बनाया था, वो साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, इमरान खान नवाज शरीफ साथ बैठे हुए थे। पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ जो एपीसी बनाई थी इस मामले पे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कश्मीर के मामले पे कौन से इजलासों में शिरकत की आधे घंटे की, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अभी आ रहे हैं ना सर असेंबली, तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है सर, ये सब अपनी बता रही है ना अपने इंट्रो में कि उनकी स्ट्रेटेजी थी कि शायद मेरे इस्तीफे कबूल हो जाए, हो सकता है वो आप वाली बात सही हो। हाँ, नहीं सर, ये अपने अपने मफाद के लिए सारे किसको हम यहाँ पे जस्टिफाई करें। लेकिन मुबशिर बुखारी साहब, ये जो मुदस्सिर साहब बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब बगैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट के दाने पर है, ये सर सिर्फ इमरान खान साहब कहते हैं या ये एक खुली हकीकत है सर? देखिए, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट राय है, कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो मेरा ख्याल है कि हमें दुनिया ही डिफॉल्ट नहीं होने देगी। तो मुझे तो इस बात पे बड़ा यकीन है, और उसी वजह से आपको बाकायदा आपके दोस्त ममालिक जो है बार बार आपके अकाउंट्स में पैसे डाल रहे हैं इसलिए कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और ऐसी सूरत हाल में जो है मुझे लगता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देगा। और नहीं होने देगा तो एक अलग डिस्कशन है ना कि हमें दोस्त ममालिक डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन हम जरा अपनी अदाओं पर भी गौर करें ना सर। एक तरफ मुल्क में देखें हालात किस तरफ हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे मुआशियात हैं वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सर हमने एक जाजी साइज की अपनी कैबिनेट बनाई हुए हैं, अपने खर्चे देखें, बाहर हम इमदाद लेने के लिए जाते हैं तो इतने शाना हमारे खर्चे और प्रोटोकॉल होते हैं, वो कर्ज देने वाले भी हैरान हो जाते हैं सर। जब से मैंने होश संभाला है और उसके बाद 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ, तो मैंने हर दौर में देखा है, वो खान साहब की भी तफ्तीश उसमें नहीं की जाती। हाँ बिल्कुल, खान साहब भी बराबर के शरीक हैं इसमें, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब अपने अहले खाना को के आगे से रिश्तेदारों को भी ले जाया करते थे, मतलब उसमें तो एक्सेप्शन हो गया। इस इमाम में सब एक जैसे। मुदस्सिर साहब, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये जो है ये तमाम तरीका जो है ना ये तमाम हुक्मरानों ने किया, और इसको ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल इन्हें अपने कर्टेल करने चाहिए। अच्छा क्विकली सर, माजूद के साथ मुदस्सिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। इमरान खान साहब से आप एक बीइंग एंकर पर्सन एक सवाल कर लीजिएगा, उनसे एक गारंटी ले लें, एक अवाम की तरह से ना गारंटी ले लें कि अगर आप दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हालात आपने भी वही कर देने, पर आप गारंटी दें अवाम को। ये क्या यही तो बात है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो फिर उन्होंने मुझे ये सब ही करते हैं ना सर, कि भाई हमको आलू प्याज और इनकी कीमतें कम करने नहीं आए, हम इंटरनेशनल वो करने आए। आप उनसे गारंटी ले, देखिए अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, बात दुरुस्त है, चाहे पीपल्स पार्टी चाहे पीटीआई, बिल्कुल अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना के उन्होंने इख्तिदार लेते हैं। अभी भी इनकी इख्तिदार की लालच है, कोई मसला नहीं, नून लीग वो भी इख्तिदार की लालच है, पीटीआई वो भी इख्तिदार है, बिल्कुल सब एक जैसे। कोई अवाम की हमदर्दी में रोने पीटने नहीं डाल रही, बिल्कुल अपने इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी के सभी जो हैं वो इख्तिदार की रस्साकशी में, अवाम को सही मानों में किसी को फिक्र नहीं है अवाम की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब, ये जो बात कर रहे हैं इसमें 110% सूरत हाल तो यही है कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इख्तिदार की रस्साकशी में, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं, अवाम किस तरह से बिजली के बिल पे कर रही है, किस तरह से आटा अपना पूरा कर रही है। एग्री करेंगे आप? जी, यकीनी तौर पे ये जो मुल्क हमेशा लोन और हेट से चलता हो वहाँ के अवाम का यही हाल होगा, तो इसके लिए किसी एक को हम मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, हमने एक्सपेंसेस ऐसे रखे हुए हैं अपने, जैसे हम बहुत रिच कंट्री हो, और कुछ गैर जरूरी एक्सपेंसेस भी हैं जिनमें कट लगना बहुत जरूरी है। पेंशन का मामला अगर आप ले लें तो पेंशन भी मतलब बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनके बच्चे जवान हो के आगे उनके बच्चे भी हो गए, अभी तक उनकी पेंशन जा रही हैं। बिल्कुल रिपोर्ट्स निकालिए, आप देखिए कि हमारा कितना ग्रोथ पेंशन जा रहा है। तो ये सारी चीजें मिसमैनेजमेंट और इल गवर्नेंस की तरफ जाती हैं, उसका सबूत है। ये ऐसा मौका होता है जिससे पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को इकट्ठा होके
बिल्कुल, तमाम लीडरशिप को इस वक्त इकट्ठा होकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।